सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ के बारे में, इस प्ले के बारे में जिसके राइटर हैं एडवर्ड एल्बी थर्ड। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एडवर्ड एल्बी के बारे में। इनकी बर्थ जो हुई थी 12 मार्च 1928 वाशिंगटन डीसी यूएस में हुई थी। फुल नेम इनका एडवर्ड फ्रैंकलिन एल्बी थर्ड है। डेथ इनकी 16 सितंबर 2016 एट द एज ऑफ 88 में हुई थी और ऑक्यूपेशन इनका ड्रामेटिस्ट था। प्ले की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ पब्लिश हुआ था 13 अक्टूबर 1962 को और जॉनरा इसका ड्रामा है, ट्रेजिक कॉमेडी, अपसर्ड प्ले, टोटली अपसर्ड प्ले है गाइस ये। सब्जेक्ट इसका मैरिटल स्ट्राइफ है। सेटिंग इसकी रखी गई है न्यू इंग्लैंड यूनिवर्सिटी हॉल एट मार्था एंड जॉर्ज होम। ठीक है, इनके होम पे ही इस प्ले को पूरा दिखाया जाता है। कैरेक्टर्स इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, दो कपल हैं, मार्था एंड जॉर्ज, निक एंड हनी। ये जो प्ले है 3 एक्ट का छोटा सा प्ले है और ये 3 घंटे की टाइमिंग में परफॉर्म होता था, जिसमें 10-10 मिनट का इंटरमिशन यानी कि हाफ टाइम जैसा रखा जाता था। इसके टाइटल की बात करें तो ये जो टाइटल है ये हुज एफ्रेड ऑफ द बिग बैड वुल्फ सॉन्ग पर जो है एक सब्जेक्ट है। ये नाटक वॉल्ट डिज्नी के 3 लिटिल पिग्स 1933 से फेमस इंग्लिश ऑर्थर वर्जीनिया वुल्फ के नाम को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो अब वर्जीनिया वुल्फ का नाम आ गया है तो इसके इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं गाइस। वर्जीनिया वुल्फ एक इंग्लिश की ग्रेटेस्ट ऑथर हुआ करती थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा ग्रेटेस्ट ऑथर होने के साथ साथ ये फेमिनिस्ट भी थी, यानी कि महिलाओं के अधिकार के लिए बोलती थी। अपने वर्क्स में इन सब चीजों को इंक्लूड करती थी, ये थीम होता था इनके वर्क्स का। वर्जीनिया वुल्फ चाहती थी कि जो विमेन होती है इसको जो है हर फील्ड में फ्रीडम मिले और इसको जो इनके जितने भी राइट्स होते हैं मैन के इक्वल होने चाहिए, इक्वल सैलरी मिले, इक्वल वर्क मिले, इक्वल एजुकेशन मिले और कोई भी इनको डिसइक्वालिटी ना मिले, यानी कि कहीं पर भी किसी भी फील्ड में इसको असमानता का जो है सामना नहीं करना पड़े। इसके सेंटर थीम की बात करें तो ये प्ले उस समाज को यानी कि उस सोसाइटी को आधुनिक युग यानी कि मॉडर्न युग में अमेरिकी परिवार के मॉडर्न वैल्यूज के डिस्ट्रक्शन को एक्सपोज करता है, जिसमें मॉडर्निज्म शामिल है। मतलब कि विचारों की गंभीरता और जैसे कि जिस तरीके से हम पिछले जमाने में जिस चीज को बहुत ही डिटेल से सोचते थे, समझते थे और अपने जो सोसाइटी है उसकी कल्चर्स को फॉलो करते थे, अपने देश के कल्चर को फॉलो करते थे, लेकिन अब इस युग में ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये इसी को एक्सपोज कर रहा है और ये इस प्ले का प्लॉट स्ट्रक्चर है गाइस। अगर इस तरीके से आप अपने एग्जाम में इसे लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। इसके अदर थीम की बात करें तो मैरिज तनाव दिखाया जाता है इसमें और ये प्ले उस वक्त लिखा गया था जब अमेरिका में पोस्ट वॉर चल रहा था 1962 में और इस प्ले को 2 अवार्ड्स भी मिले थे। ये इतना अच्छा प्ले इनका माना जाता है, इसको 2 अवार्ड मिले थे, टोनी अवार्ड फॉर द बेस्ट प्ले 1963, न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड फॉर द बेस्ट प्ले 1962। और ये जो इनका प्ले है गाइस 1963 में पुलिट्जर प्राइज के लिए सेलेक्ट किया गया था, लेकिन इसके भद्दे, मजाकिया और बहुत ज्यादा एब्यूजिंग वर्ड्स को सेक्सुअल इसका थीम होने के कारण इसके जो ज्यूरी मेंबर थे ड्रामा बोर्ड कंपनी के, तो इन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था, इस ड्रामा को पुलिट्जर प्राइज पाने से। इसके जो मेल कैरेक्टर हैं जॉर्ज एंड निक, ये पॉलिटिकल लीडर पे बेस्ड हैं और इसका इंपॉर्टेंट थीम है एम्बिशन, सक्सेस एंड फेलियर। सो गाइज अब प्ले को स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 कैरेक्टर दिखाए गए यानी कि 2 कपल दिखाए गए हैं, 4 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट कपल है जो कि एडल्ट एज का है, जॉर्ज एंड मार्था, और सेकंड जो कि यंग कपल है, निक एंड हनी, जो कि मार्था और जॉर्ज के गेस्ट होते हैं। ठीक है, तो जॉर्ज और मार्था फैकल्टी पार्टी से वापस घर लौट रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक किए होते हैं और उसके बाद ये जब वहां से वापस आते हैं तो ये मार्था जो है जॉर्ज को बताती, उफ मैंने एक यंग कपल को जो है ड्रिंक के लिए इनवाइट किया था घर पे। ठीक है, और उसके बाद ये बहुत ज्यादा बकवास करती है जॉर्ज के साथ में, बहुत ज्यादा बेतुकी की बातें करती है, फन करती है, मस्ती करती है। फिर ये लोग लेटते हैं, फिर उठते हैं, फिर गेम खेलते हैं, फिर ये जो है उसको पीटती है और जॉर्ज से कहती है, नशे की हालत में कहती है, बहुत मजाक उड़ाती है कि हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। ये जॉर्ज और मार्था दोनों डेंजरस इमोशनल गेम खेलते हैं। जॉर्ज के बारे में बताया गया है कि ये जॉर्ज जो है ये हिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और मार्था उस कॉलेज के अध्यक्ष की बेटी है जहां पर जॉर्ज पढ़ाते हैं।
हाँ, तो इनके गेस्ट आते हैं। ये गेस्ट हैं इनके निक और हनी। निक बायोलॉजी का प्रोफेसर है, लेकिन मार्था को ऐसा लगता है कि जो निक है ये मैथ्स पढ़ाते हैं। अब मार्था और जॉर्ज दोनों फालतू की बकवास करने लगते हैं अपने गेस्ट के सामने। ये जो यंग कपल आया हुआ होता है, निक और हनी, इस ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करते हैं, लेकिन बाद में मामला सुलझ जाता है और फिर इनको जो है इनको भी उन्हीं में शामिल कर लेते हैं ये लोग। फिर ये जो मार्था है जॉर्ज को ताने मारती है। भाई ताने मारना तो हर वाइफ का काम होता है, सुना है, लेकिन इनकी जो वाइफ है कुछ ज्यादा ही बदतमीज है, ठीक है, वाइफ के लायक नहीं है, बहुत ही ज्यादा अजीब कैरेक्टर है ये मार्था। और ये जो है जॉर्ज को ताने मारती है, बहुत ज्यादा ताने मारती है, उसको उसको उसकी बेइज्जती करती है, लेकिन ये जॉर्ज हैं ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मली रिप्लाई देते हैं, उसको उस चीज को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं और बहुत ही नॉर्मली रिप्लाई देते हैं। लेकिन अब मार्था जो है अब इन अपने गेस्ट के सामने एक शेमफुल स्टोरी बताती है कि कैसे उसने अपने पिता के सामने एक चूसने वाले मुक्के से उसे अपमानित किया था। इतना कहते ही जॉर्ज को जो है बहुत गुस्सा आ जाता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो लाइब्रेरी में जाता है, एक बंदूक उठा लेता है और मार्था पर जो बंदूक है वो तान देता है, फिर उसको चला देता है। लेकिन यहाँ पे कॉमेडी सीन हो जाता है, क्योंकि ये जो बंदूक होती है ये एक्चुअली में चीनी छाता होता है, और जब ये इस पे वार करता है तो ये छाता खुल जाता है और कॉमेडी सीन हो जाता है, तो सभी हंसने लगते हैं और मार्था फिर से पगला जाती है, फिर से ये खूब तेज तेज से हंसने लगती है। फिर क्या करती है ये मार्था, फिर जॉर्ज भी हंसने लगता है। उसके बाद जो मार्था ये बाज नहीं आती है, फिर से जॉर्ज को ताने मारती है, ठीक है, वो कहती है कि कैसे मैंने ये सोचा था कि जॉर्ज मार्था के पिता यानी कि फादर से कम हिस्ट्री विभाग के हेड के रूप में पदभार संभालेंगे, लेकिन ये जो जॉर्ज है इन सब चीजों के लिए एम्बिशियस नहीं थे, बहुत ही ज्यादा लालची नहीं थे। अब भाई जॉर्ज का ईगो हर्ट होता है, उसकी बेइज्जती की जा रही है, तो वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा महान बताता है, अपनी तारीफों के पुल बांधता है अपने आप। और जब ये सब देखता है कि उसकी इतनी बेइज्जती हो रही है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है, गुस्से में एक बोतल को तोड़ देता है और सारा गुस्सा बाहर निकालता है। तो ये सब देख के निक और हनी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है। हाँ, तो इस एक्ट के लास्ट में यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो हनी होती है, निक की वाइफ, ये बाथरूम की तरफ भागती है, मार्था को ले जाती है साथ में, और क्योंकि इसको जो है बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, इसलिए ये इसको बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है। अब एक्ट फर्स्ट यहाँ पे एंड हो जाता है, एक्ट टू शुरू होता है। निक और जॉर्ज बाहर बैठे हैं, ये दोनों अपनी अपनी वाइफ की लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। निक जो है ये जॉर्ज को बताता है कि इसकी जो वाइफ है हनी, इसने हिस्टेरिकल प्रेगनेंसी का बहाना किया था और ऐसा बहाना करके इसने जो है अपने हस्बैंड से शादी की थी। अब जॉर्ज उस टाइम की बात बताते हैं जब ये कॉलेज टाइम पे हुआ करते थे, तो इन्होंने बताया कि एक बार ये अपने क्लासमेट्स के साथ में जिन जिन मिल में गया हुआ था, जिसमें क्या होता है, एक ने अपने गलती से अपनी माँ को मार दिया था और दूसरे ने गलती से अपने पिता को मार डाला था, जो उसके बगल में ही बैठा हुआ था। अब इधर क्या होता है, जॉर्ज और निक जो है ये दोनों बहस कर रहे होते हैं, बच्चे पैदा करने की बात पे बहस करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सभी फिर से आपस में साथ में हो जाते हैं, मार्था और ये हनी और निक और जॉर्ज फिर से साथ में बैठ जाते हैं। और ये जो मार्था है ये निक से बहुत ज्यादा अजीब बातें करती है, इसके साथ फ्लर्ट करती है, इसको बहुत ज्यादा चिपकने की कोशिश करती है, उससे अजीब अजीब बातें करती है, उससे बहुत ज्यादा मजाक करती है और बहुत हंसती है, और उसे जो है एक डांस करने के लिए उसको इनवाइट करती है, ठीक है, बहुत ही अजीब डांस करते हैं ये दोनों। और तो ये जॉर्ज भी थोड़ा सा हनी के साथ में थोड़ा सा डांस करता है बस। तो ये डांस करते करते मार्था जॉर्ज की क्रिएटिव राइटिंग का खुलासा करती है कि ये जो जॉर्ज हैं उसने जो है एक लड़के के बारे में एक नॉवेल प्रकाशित करने की कोशिश की थी, जिसने गलती से अपने पेरेंट्स को मार डाला था। वो इस तरीके से इसे एक्सप्लेन कर रही थी जैसे कि वो एक साजिश हो, एक मर्डर हो, लेकिन मार्था के फादर इसे पब्लिश नहीं होने देते हैं। तो जॉर्ज को ये सब अच्छा नहीं लगता है और मार्था पर अटैक कर देता है, उसका गला दबा देता है। लेकिन निक क्या करता है, अब थोड़ा सा ये मार्था से कनेक्ट हो गया है, तो जो इसको थोड़ा सा दया आ जाती है और इन दोनों को अलग कर देता है और मामले को सॉर्ट आउट कर देता है। अब जॉर्ज जो है ये क्या करते हैं, इनको एक नया गेम सोचता है, ठीक है, तो चलिए एक नया गेम खेलते हैं, हम और आप नहीं, ये कहानी के कैरेक्टर्स खेलने जा रहे हैं। तो ये जो जॉर्ज है ये हनी का अपमान करता है, मतलब अभी सभी का अपमान बारी बारी से सबकी बारी आएगी, तो अभी हनी की बारी आई है, तो जॉर्ज जो है ये हनी का अपमान करता है।
एंड द म्यूज करके एक कहानी इसको सुनाता है, ठीक है। उसके साथ उसका मजाक उड़ाता है और खूब हंसता है। जिसने ब्रांडी, ये जो हनी है, इसने ब्रांडी को बेसब्री से अपने हाथ में ले रखा है, ठीक है। अपना आधा समय अपच में बिताती है। तो फिर ये जो हनी है, इसको ये थोड़ा सोचती है और इसको पता चलता है कि ये कहानी उसकी और उसकी हिस्टैरिकल प्रेगनेंसी के बारे में है। इतने में ही फिर से हनी को वोमिटिंग फील होती है और ये फिर से बाथरूम की तरफ भाग जाती है, ठीक है। तो मार्था जॉर्ज की प्रेजेंस में ही निक के साथ फ्लर्ट करती है, बदतमीजी करती है और उससे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहती है। लेकिन जॉर्ज इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता, जानबूझकर इग्नोर करता है। हर्ट तो होता है लेकिन ये उस चीज को दिखाता नहीं है। तो मार्था जो है ये जॉर्ज को धमकी देती है कि जॉर्ज, अगर तुमने मुझे रोका नहीं तो वो सच में ऐसा कर देगी। लेकिन जॉर्ज ध्यान नहीं देता है। तो मार्था निक के साथ ऊपर चली जाती है। फिर क्या होता है, जो जॉर्ज भाई साहब हैं, इनको फिर से गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से में किताब फेंक देते हैं। ये जो हनी है इस वक्त बाथरूम में होती है। तभी इस हनी को जो है डोर बेल सुनाई देती है, तो वो दरवाजे पर देखने के लिए जाती है कि वहां कौन है, लेकिन वहां उसे कोई दिखता नहीं है। इधर जॉर्ज मार्था को एक न्यूज देने का प्लान कर रहा है कि इसके बेटे की डेथ हो गई है। यहीं पर एक्ट सेकंड भी खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। अब एक्ट 3 शुरू होता है। इस एक्ट में जो है ऐसा लगता है कि मार्था और जॉर्ज अपने बेटे की कहानी कुछ इस तरीके से सुना रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो हैं बच्चे के लिए उनकी बहुत ही ज्यादा ग्रेट डिजायर है। केली दिखाई देती है, वो दूसरों से छिपने के लिए चिल्लाती है, बाहर आने के लिए कहती है, चिल्लाती है दरवाजे की। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है, लेकिन यहाँ कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज है। उसके हाथ में स्नैप ड्रैगन का एक गुच्छा है और वो पुकार रहा है, इस तरीके से गा रहा है, गुनगुना रहा है, फ्लोरेस पैरा लॉस मोटोस, यानी कि मरे हुए लोगों के लिए ये गा रहा है। जॉर्ज मार्था से बहस करता है कि चांद ऊपर है। मार्था कहती है नहीं, मैंने ऊपर कोई चांद नहीं देखा। तो जॉर्ज जोर देकर कहता है हाँ है। तो ये कन्वर्सेशन जारी रहती है और ये लोग क्या करते हैं, इस कन्वर्सेशन में ये निक और हनी को भी लपेटे में ले लेते हैं और उनका अपमान करते हैं। तो एक डिस्कस में ऐसा पता चलता है बातों ही बातों में कि जो निक है ये मार्था से ऊपर फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए नशे में पागल था। फिर अब ये जो मार्था है बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और उसके बाद मार्था अपने बेटे की सुंदरता, उसकी प्रतिभा के बारे में बताती है। मार्था जॉर्ज पर उसका जीवन यानी कि अपने बेटे की लाइफ बर्बाद करने का ब्लेम करती है फिर से। आगे ये जॉर्ज जो है ये लाइब्रेरी में जाके मरे हुए लोगों और एंशियंट ग्रीक गॉड की वंदना करता है, प्रे करता है कि भगवान दया करें। जॉर्ज मार्था को बताता है कि डाकिया उसके लिए टेलीग्राम छोड़ के गया था, जिसमें लिखा है कि उसके बेटे की डेथ देर दोपहर में हुई। उसकी डेथ जो है इसके बेटे की, इसकी स्टोरी सेम पिछली कहानी जो जॉर्ज ने निक को सुनाई थी वैसी ही लगती है। मार्था चिल्लाती है, लेकिन गेस्ट को ये सब पता चल जाता है कि जो है एक्चुअली में गाइस इनका कोई बेटा होता ही नहीं है। ये लोग भ्रम में जी रहे होते हैं, काल्पनिक दुनिया में जी रहे होते हैं और ये नाटक कर रहे होते हैं। तो बाद में इनको, ये जो गेस्ट होते हैं इनको पता चलता है कि इनका कोई बेटा बेटा नहीं है, ये मात्र इनकी एक कल्पना है। तो ये जो मार्था होती है इसके बारे में बताया जाता है इस प्ले में कि ये शुरू से ही बांझपन का शिकार होती है। अब जॉर्ज जो है, जॉर्ज मार्था को मारने का डिसीजन ले लेता है क्योंकि मार्था ने खेल के नियम को तोड़ दिया है। जो गेम खेल रहे थे उसके गेम के नियम को तोड़ दिया है। इसमें कभी भी जो है किसी भी सीक्रेट को ओपन नहीं करने का एक चैलेंज था, तो इसने जो है इसको तोड़ दिया है। इसका जिक्र कर दिया है अपने बेटे का, जिसके लिए इसको मना किया गया था। अब ये निक और हनी ये दोनों बहुत ही पक जाते हैं, इस अजीब माहौल से बहुत ही ज्यादा ऊब जाते हैं और डिसाइड करते हैं चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। तो ये दोनों क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं। अब इधर मार्था क्या करती है, ये मार्था जॉर्ज को एक सुझाव देती है, प्रपोजल देती है कि वे एक नए बच्चे का, काल्पनिक बच्चे का आविष्कार कर सकते हैं। लेकिन जॉर्ज इस प्रस्तावना को मना कर देता है, ये कहते हुए कि खेल जो है, ये जो खेल खेला जा रहा है मार्था की भलाई के लिए अब समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी भलाई के लिए इसका समाप्त होने का समय हो गया है, क्योंकि मार्था अब इतना भ्रम में डूब चुकी है कि उसे रियल और रियल लाइफ में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। फिर प्ले जो होता है जॉर्ज के, अब जॉर्ज जो है प्ले के एंड में एक सॉन्ग गाता है, ये अपनी वाइफ को जो है सेटिस्फाई करता है और इसे ये सॉन्ग सुनाता है कि हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। तो मार्था नशे की हालत में कहती है जॉर्ज मैं। फिर उसके बाद इस प्ले का अंत हो जाता है।
तो एल्बर्ट एल्बी कहते हैं कि ये जो टाइटल है इसका अर्थ है कि कैसे ये जो मनुष्य होता है ये झूठे भ्रम में कंफ्यूजन में जिंदगी गुजारना पसंद करता है। वे कहते हैं कभी ऐसा भी टाइम था जब इंसान भगवान को मानता था, उनमें पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास रखता था, लेकिन ये औद्योगिकरण, ये औद्योगिक क्रांतियां आई और सब कुछ तबाह कर दिया, सारी श्रद्धा को सब कुछ नष्ट कर दिया। एल्बी कहते हैं कि इंसान को रियल लाइफ जीनी चाहिए, बेवजह भ्रम नहीं पालना चाहिए, काल्पनिक जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। जिस तरह इस प्ले में जॉर्ज और मार्था अपने बेटे का होने का दावा करते हैं, नाटक करते हैं काल्पनिक बेटे का, और हनी झूठी हिस्टैरिकल प्रेगनेंसी होने का भ्रम करती है। एल्बर्ट एल्बी का मानना है कि इंसान रियल और रील लाइफ में फर्क करना भूल गया है और उसे अपनी वास्तविक जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका अंदाजा नहीं होता है। तो इनका मानना यही है कि एक इंसान को वास्तविक जिंदगी जीनी चाहिए बजाय कि भ्रम में। तो इस चीज को बहुत ज्यादा जोर देते हैं और अपने पाठकों को समझाने की कोशिश करते हैं अपने प्ले के जरिए। और इस प्ले का दूसरा एक और थीम भी ये बताते हैं, जैसे कि जो शादीशुदा जिंदगी होती है उसकी परेशानियां होती हैं, तो उसका भी जिक्र हुआ है इस नाटक में। तो इसी के साथ इस प्ले का अंत होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।